नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है कॉन्सेप्ट क्लियर विद विनोद सर। काफ़ी दिनों से मैं अपने चैनल पे वीडियो नहीं ला रहा था, कुछ शेड्यूल बिजी था। लेकिन अब जैसे कि आप सबको पता है कि एग्ज़ाम बोर्ड के बहुत नज़दीक आ गए हैं और कल नहीं तो परसों तक सभी बच्चों को दिल्ली के जितने पढ़ रहे हैं CBSE के थ्रू एडमिट कार्ड यानी कि रोल नंबर आपको मिलने वाले हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि सभी बच्चे अपने घर पे रहेंगे, तैयारी करेंगे, तो क्यों ना उनके लिए कुछ ऐसी वीडियो प्रोवाइड की जाए जो उनके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं उनको बहुत ही हेल्प करने वाली है। जैसे कि आप देखोगे, आज भी मैं जो आपके लिए चैप्टर लेकर आया हूँ, इतिहास का लेकर आया हूँ, क्लास 10वीं का। चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। और इसको हम समझेंगे, इस चैप्टर को हम समझेंगे एक नज़र में, एक नजर में, यानी कि समरी के रूप में देखेंगे और एक ही बार में पूरे चैप्टर को समझेंगे। इसलिए मैंने कुछ पहले से चीजें लिखी हुई है आज, ताकि आपको ज्यादा टाइम वेस्ट ना कराया जाए, क्योंकि अब जो है प्रॉपर टाइम हमारे पास है तैयारी करने का। लेकिन अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हर एक चीज को हम डीप में पढ़ें, वो पढ़ने का काम आपका है, सेल्फ स्टडी। आइए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सारा टाइम को गवारा ना करते हुए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, भारत में राष्ट्रवाद की अगर हम बात करें और अगर हम सिर्फ राष्ट्रवाद की बात करें, सिर्फ राष्ट्रवाद की, तो आपके मन में क्या आता है? कुछ तो आता होगा, सोचिए एक मिनट के लिए। राष्ट्रवाद की जब हम बात करते हैं तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है राष्ट्र के प्रति एक ऐसी भावना, एक ऐसी संवेदना, एक ऐसी फीलिंग जो हमें उसको उन्नति की ओर आगे बढ़ाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब भी कभी भी इंडिया का मैच होता है किसी भी कंट्री के साथ, हम चाहते ये हैं, हमारे मन में ये होता है कि इंडिया ही जीते। ये भी एक एग्जाम्पल है राष्ट्रवाद का। हमारा देश तरक्की करे, दुनिया में हमारे देश का नाम हो, ये भी फीलिंग एक राष्ट्रवाद की है। राष्ट्रवाद का सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आया था वो फ्रांसीसी क्रांति, आपने अगर 9वीं क्लास को याद हो तो फ्रांसीसी क्रांति से ही स्टार्ट हुआ था राष्ट्रवाद, जो पूरे यूरोप में फैला था। और यूरोप में फैलने के बाद ये फिर इंडिया में भी बहुत तेजी से फैलने लगा था। अब आपके इस चैप्टर पे बात करते हैं, भारत में राष्ट्रवाद कैसे आया। इसके पीछे थोड़ी सी एक कहानी है, कहानी को जोड़ते जोड़ते मैं आपको पूरा चैप्टर समझाऊंगा। जब महात्मा गांधी जी पढ़ाई करने के लिए साउथ अफ्रीका गए हुए थे, तब वहां पर उनके साथ कुछ ऐसी चीजें, घटनाएं घटी जिससे उन्होंने काफी एक्टिव होकर काम करना स्टार्ट किया, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। जब वो साउथ अफ्रीका गए तो उनके साथ रंग भेद की नीति अपनाई गई, काले गोरे का भेद किया गया, श्वेत अश्वेत के रूप में। वहां पर उनकी मुलाकात नेल्सन मंडेला जी से हुई, जो कि इनके बहुत अब तो करीबी दोस्त रहे थे उस समय के। फिर बाद में क्या हुआ, वहां पर इन्होंने आंदोलन लड़ा। आंदोलन लड़ने के बाद इन्होंने वहां पर एक जीत हासिल की, रंग भेद की नीति वो खत्म हो गई थी। वहां पर इनको कई सारे डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव भी झेलने पड़े थे, जैसे कि आप ट्रेन के कोच में सबसे लग्जरियस सीट पे नहीं बैठ सकते हो, आप लास्ट के सीट पे बैठोगे, इस तरीके की कुछ समस्याएं थी वहां पर। आप अश्वेत हो तो आपको ये काम के अधिकार हैं, आप श्वेत हो तो आप ये काम कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें थी। यहाँ पर गांधी जी ने अपनी पढ़ाई पूरी की वहां पे कंप्लीट, वहां पर एक आंदोलन लड़ा, वहां पे वो जीते, नेल्सन मंडेला इनके दोस्त भी बने थे। फिर बाद में उन्होंने अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद इंडिया वापस लौटे। तो आप देखोगे पहला पॉइंट ही हमारा है 1915 में महात्मा गांधी जी की वापसी। 1915 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। एक्चुअली में मैंने सब कुछ लिख तो रखा है, ये स्पेस जानबूझ के ले रखा है ताकि आपको कुछ कुछ चीजें समझाता भी रहूंगा। 1915 में आपको पता होगा 1900 सन 19वीं शताब्दी, ये जो 20वीं शताब्दी चल रही थी, इस समय इंडिया गुलामी का शिकार था। अंग्रेज, ब्रिटिशर सब भी लोग यहां पर राज कर रहे थे। जब महात्मा गांधी जी 1915 में अपने भारत स्वदेश वापस लौटते हैं, तब वो देखते हैं कि अरे इंडिया की स्थिति तो और भी ज्यादा दयनीय है, अब क्या किया जाए। सबसे ज्यादा आपको पता होगा जो महात्मा गांधी जी थे बहुत डाउन टू अर्थ थे, हर चीज के बारे में सोचते थे, देश के बारे में सबसे पहले सोचते थे। इन्हें क्या हुआ, 1915 में
यहाँ पर बहुत ज्यादा दमनकारी कार्य हुआ करते थे। दमनकारी का मतलब होता है जबरदस्ती भी कार्य करवाते थे। ब्रिटिशर्स लोग इंडिया के लोगों से कई सारे जबरदस्ती काम करवाते थे। एग्जाम्पल के लिए खेती, खेती में भी कुछ ऐसी चीजें उगाना जो जमीन के हिसाब से नहीं हुआ करती थी। उदाहरण के लिए नील की खेती, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर, एक सत्याग्रह भी हुआ था इसके लिए। आप सबको पता होगा नील की खेती, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह चलाया गया था। नील की खेती जब करवाया जाने लगा तो किसानों ने वहां पर विरोध किया, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। तब किसानों ने महात्मा गांधी जी को लेटर लिखा कि देखिए हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही है, हमसे ज़बरदस्ती गेहूं चावल ना उगवा कर क्या उगवाया जा रहा है, नील की खेती का काम करवाया जा रहा है, जिसमें इनको बहुत नुकसान हो रहा है और जमीन भी उपजाऊपन खत्म हो रही है। फिर इसके साथ महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, जाते हैं और समस्या सुनते हैं, और 1917 में, कब, 1917 में पहला सत्याग्रह करते हैं। वो सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, एक नंबर में आ सकता है, सत्य के बिना पर, यानी कि सत्य के बेस पर किसी दूसरे से आग्रह करना, विनती करना, रिक्वेस्ट करना कि देखिए ये गलत है, ये सही है, ये ऐसा है, ये वैसा है, बिना हिंसा के, अहिंसा पूर्वक सत्य के आधार पर किसी से अपनी विनती करना, आग्रह करना, सत्याग्रह कहलाता है। 1917 में पहला सत्याग्रह किया जाता है। 1917 में, 1915 में तो भारत वापसी होती है। 1917 में पहला सत्याग्रह किया गया। क्यों किया गया? नील की खेती के लिए किया गया। कहां किया गया? चंपारण एक जगह है जो कि बिहार में है। कहां पर है? बिहार में। बिहार में किसानों के लिए नील की खेती के लिए पहला सत्याग्रह किया गया, जो कि कुछ दिनों तक चला और यह सफल भी रहा। इससे महात्मा गांधी जी की पॉपुलैरिटी और भी फैल गई इंडिया में कि हाँ भाई, महात्मा गांधी जी में दम तो है, क्योंकि इनको सारी चीजें पता थी, क्योंकि कानून की इन्होंने पढ़ाई कर रखी थी, तो इन्होंने सत्याग्रह पहला जीता। इससे अंग्रेजों को बहुत नुकसान भी हुआ, क्योंकि उन्होंने नील की खेती करने से मना कर दिया। जब ये पॉपुलैरिटी बढ़ी तो उसी साल कई सारे लेटर अलग अलग जगह से महात्मा गांधी जी के पास आने लगे कि हमारे साथ ये समस्या है, हमारे साथ वो समस्या है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ वैसा हो रहा है। सेम 1917 में जब बहुत सारे लेटर आए तो 1917 में उन्होंने दूसरा सत्याग्रह किया। 1917 में ही दूसरा सत्याग्रह किया गया, जिसमें क्यों किया गया? किसानों को टैक्स ज्यादा लगा दिया था उन्होंने, तो कर में छूट, टैक्स में रिलैक्सेशन देने के लिए किया गया। कहां किया गया? खेड़ा एक जगह है। कहां है ये? गुजरात में है। तो दूसरा सत्याग्रह गुजरात के खेड़ा जगह पर किया। क्यों किया गया? किसानों के टैक्स में छूट देने के लिए। और ये दूसरा सत्याग्रह हुआ। दूसरा सत्याग्रह भी महात्मा गांधी जी का सफल रहा, यानी कि यहां पर भी जीत महात्मा गांधी की हुई। अब अंग्रेजों को और गुस्सा आने लगी कि ये क्या हो रहा है। आते ही बैक टू बैक ये अपने क्या कर रहा है, पॉपुलैरिटी बढ़ा रहा है और लोगों का विश्वास जीत रहा है। इसी के साथ आपको मैंने बताया था, और भी जगह से जैसे जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी, और भी जगह से इनके पास क्या आने लगे, और भी जगह से रिक्वेस्ट आने लगी, इनके पास रिक्वेस्ट आने लगी। 1918 में इन्होंने एक और निर्णय लिया कि मैं एक और सत्याग्रह करूंगा। अब ये 1918 में एक और सत्याग्रह करने निकले, जो कि कब हुआ था? ये से तीसरा सत्याग्रह कहते हैं। ये क्यों हुआ था? सूती कपड़ा उद्योग के किसानों के लिए हुआ था। कहां हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। अहमदाबाद कहां है? गुजरात में है। ठीक। अब सूती कपड़ा उद्योग पे बहुत ज्यादा इन्होंने क्या कर दिया था, मतलब टैक्स भी बढ़ा दिया था, काम ज्यादा करवाने लग गए थे, खेती उस समय होती नहीं थी ध्यान से, और ये लोग सूती कपड़ा खरीदते थे, इंग्लैंड ले जाते थे और वहां पे मैन्युफैक्चर करके यहां महंगा बेचते थे। तो एक और सत्याग्रह किया, तीसरा सत्याग्रह, और इस बार भी महात्मा गांधी जी की ही जीत हुई और इससे इनकी पॉपुलैरिटी पूरे विश्व में और प्लस में इंडिया में तो हर जगह कोने कोने एक ही बात चलती थी, महात्मा गांधी हमारा क्या है? मसीहा है। क्योंकि सारे काम वो इजीली करवा देते थे, क्योंकि मैंने आपको बताया सत्याग्रह ही है।
सत्य के बेस पे सिर्फ विनती किया करते थे, अहिंसा होती थी, कोई हिंसा नहीं होती थी, फिर भी ये जीतते थे। इस सब चीजों को देखते हुए अंग्रेज पूरी तरीके से बौखला गए, पूरी तरीके से। तब अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने सोचा अगर एक मीटिंग बिठाई गई और बोला कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा काम तो कभी हो नहीं पाएगा, इसको रोकना ही पड़ेगा। इसको रोकने के लिए 1918 के बाद 1919 में, देखो भाई, अगर हमारी तरफ से अच्छी अच्छी चीजें होती जा रही है तो वो भी तो कुछ ना कुछ करेंगे। 1919 में उन्होंने एक काला कानून लाया। काला कानून क्या था ये, जिसको रॉलेट एक्ट भी कहते हैं। 1999 में 1919 में अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा रॉलेट एक्ट, काला कानून पारित किया गया, यानी कि रॉलेट एक्ट अधिनियम लाया गया। इस एक्ट के तहत यह कहा गया कि हम अब कोई भी ग्रुप, कोई भी समूह अगर हमारे यानी कि सरकार के खिलाफ बोलेगा तो उसको सजा मिलेगी। अगर किसी व्यक्ति पे सिर्फ संदेह होगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ शक हो रहा है, हमारे में सिर्फ डाउट है कि शायद ये कुछ ऐसा काम कर सकता है जिससे हमें नुकसान होगा, उस डाउट में भी हम उस व्यक्ति को कारावास यानी कि जेल में डाल सकते हैं, बिना किसी सबूत के, बिना किसी गवाह के, बिना किसी बेल के, बिना किसी वकील की दलील के उनको उठाएंगे और 2 साल के लिए जेल में डाल देंगे। इस समय काफी लोगों को जेल में बंद भी किया गया। ये बात पूरे इंडिया में फैलने लगी। लेकिन इसी समय 1919 में ही क्या हुआ, पंजाब में एक त्योहार मनाया जाता है बहुत फेमस, आपने सुना होगा, बैसाखी, अप्रैल में। तो बैसाखी मनाने के लिए 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के सभी लोग अपने जलियांवाला बाग, अमृतसर एक जगह है वहां पर, जलियांवाला बाग उसका नाम है, वहां पर सभी लोग इकट्ठे हुए। कुछ सरकार की बातें भी कर रहे थे और कुछ अपना त्योहार के मनोरंजन के लिए ग्रुप बनाकर खड़े थे और बातें आपस में कर रहे थे, जिसमें बच्चे भी शामिल थे, बूढ़े भी शामिल थे, पुरुष भी शामिल थे, मेल एंड फीमेल औरतें भी शामिल थी। वहां पर यह खबर वहां के खबरी ने वहां ब्रिटिश सरकार को दी और बोला कि जलियांवाला बाग में तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, आप तो बोले तो कोई इकट्ठा नहीं होगा, आप तो बोले सरकार के खिलाफ कोई बात नहीं होगी। इस बात को सुनकर उन्होंने अपने एक दिग्गज नेता, दिग्गज खिलाड़ी को बुलाया जिसका नाम था जनरल डॉयर। क्या नाम था उनका? जनरल डॉयर। जनरल डॉयर। इनको बोला गया कि भाई वहां पर लोग इकट्ठे हुए हैं, वहां जाओ और अपना साथ ये सब कुछ खत्म करो वहां पे। जनरल डॉयर को जैसी ये खबर पता चली कि यहां पर मौका है, उसने अपने बहुत सारे सैनिकों को लिया और सबको हथियार लिया और सीधा जलियांवाला बाग में एंट्री किया। जलियांवाला बाग में एंट्री का सिर्फ एक ही द्वार था, वो भी बहुत छोटा, चारों तरफ से बंद था। जनरल डॉयर अंदर पहुंचा, द्वार बंद किया और अचानक से ही चारों तरफ गोलियां चलने लगेगा, एकदम गोलियां। काफी लोग, सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों लोग मारे गए। कहा जाता है आज भी जलियांवाला बाग की जो मिट्टी है वो लाल है, उसी खून की वजह से। बच्चे भी मरे गए, बूढ़े भी मरे गए, पुरुष महिला सब। और इन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई और इसी को ही बोला गया 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग मैसेकियर। बहुत इंपॉर्टेंट हत्याकांड हुआ। इस हत्या को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी जी ने भी सोचा और बोला लगता है कुछ हमारी ही गलतियां हैं जिसकी वजह से ये ब्रिटिश सरकार इतनी आगे बढ़ रही है। उन्होंने क्या किया, 1921 से 22 के बीच में एक आंदोलन लेकर आए जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। 1921 से 1922 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1921 टू 1922। इसमें महात्मा गांधी जी ने बोला कि अगर भारत का हर एक नागरिक ब्रिटिश सरकार की मदद करना छोड़ देगा तो ब्रिटिश सरकार हमारे ऊपर इतना क्रूरता नहीं कर पाएगी और ना ही हमसे कुछ एक्स्ट्रा काम करवा पाएगी। इस आंदोलन को ध्यान में रखते हुए जब सभी लोगों ने इस आंदोलन का समर्थन किया तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था।
एक जगह थी उत्तर प्रदेश का चौरी चौरा, एक बाजार मान के चलिए आप। वहां पर एक आंदोलन कार्यकर्ता, सब लोग अपना नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। ठीक, सब लोग आगे बढ़ रहे थे। सामने ही एक पुलिस स्टेशन था। अब पुलिस स्टेशन था सामने, तो वहां पर उन पुलिस वालों ने उनको रोका, आंदोलन कर्मियों को, और बोला यहां आंदोलन मत करो, चुपचाप निकल जाओ वरना गोली से भून देंगे तुम्हें। आंदोलन कार्यकर्ताओं ने बोला देखिए, हम तो अपना चुपचाप अपना जुलूस निकाल रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं, अहिंसा कर रहे हैं, हमको हिंसा तो कर नहीं रहे। इस बात पे वहां के दो पुलिस अधिकारी उनसे भिड़ गए, बोले नहीं आप नहीं निकाल सकते। इस पे भारत के लोग भी गुस्सा हो गए, क्यों नहीं निकाल सकते, ये तो हमारा अधिकार है। उन्होंने बोला अगर आप आगे बढ़ोगे तो हम गोली चला देंगे। इन्होंने बोला चला दो। तो आंदोलन करते करते आगे बढ़े, उन्होंने 2 गोलियां चला दी, मारे गए 2-3 लोग। अब जैसे 2-3 लोग मारे गए तो सारी भीड़ आक्रामक हो गई, और वहां पर उन्होंने क्या किया, उस चौरी चौरा के चौराहे पर जो पुलिस स्टेशन था, उस पूरे पुलिस स्टेशन को ही आग से उड़ा दिया, आग लगा दी पूरे पुलिस स्टेशन में, जिसको कहा जाता है चौरी चौरा हत्याकांड कह लो, या फिर चौरी चौरा कांड कह लो, या चौरी चौरा हिंसक घटना कह लो, आप मैसेकेयर कह लो आप चौरी चौरा का, जो कि 1922 में हुआ। और इस वजह से इतना हिंसा हो गया कि असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया महात्मा गांधी जी ने। यूं बोला कि मैं तो हिंसा चाहता नहीं हूं, लेकिन फिर भी हिंसा हो रही है, इसलिए मैं अपना असहयोग आंदोलन वापस लेता हूं। यहां पर महात्मा गांधी जी को झुकना पड़ा और अपना आंदोलन वापस लेना पड़ा। इसके बाद क्या हुआ कि एक जगह है काकोरी, 1925 में 9 अगस्त 1925 को क्या हुआ, एक ट्रेन से ब्रिटिश सरकार का बहुत सारा खजाना जा रहा था। वहां पर हमारे कई सारे आंदोलन कर्मियों ने क्या किया, उस ट्रेन को ही लूट लिया, ट्रेन को लूट लिया। इसको काकोरी कांड कहते हैं। और ट्रेन के अंदर खजाना था, इसको लूट लिया। इस खजाना के लूटने से ब्रिटिश सरकार और गुस्सा हो गई। गुस्सा होते ही उन्होंने क्या किया, 1928 में थोड़े दिन चुप रही, अपने बहुत अच्छे मित्र साइमन को बुलाया, खत लिखा इन्होंने, टेलीग्राम भेजा कि देखो भाई इंडिया में हालत बिगड़ रहे हैं, आप ऐसा करो एक नियम कानून बनाओ जिससे इंडिया को सबक सिखाया जा सके। साइमन ने अपने 7 या फिर 8 दोस्तों के साथ, यानी कि मंत्री मान लो या फिर मिनिस्टर मान लो, उन सबके साथ मिलकर एक नियम और कानून बनाया। इस कमेटी में कोई भी भारतीय नहीं था, कोई भी भारतीय नहीं था। सब के सब कौन थे, ब्रिटिश थे, सब के सब ब्रिटिश थे, सारे के सारे अंग्रेज थे, अंग्रेज बोल दो, अंग्रेज। ठीक, जैसे ही ये साइमन ने अपनी नीतियां बनाई और इसका नाम पड़ा साइमन कमीशन। जैसे ही साइमन ने अपना कमीशन तैयार किया और भारत आने लगा, जैसे ही भारत में उसकी एंट्री हुई, भारत के लोगों ने उसे वहीं रोका और बोला, क्या बोला, 1928 में साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक। ये इस नारे के साथ, इस कोट के साथ उस साइमन का स्वागत किया गया, और यहां पर इनको अपना जो नियम था, ये कानून था, कमीशन था, वापस लेना पड़ा। क्यों लेना पड़ा, क्योंकि भारत के लोग ये बोल रहे थे जब तुम हमारे लिए नियम ला रहे हो, भारत के लिए नियम ला रहे हो, और उसमें उस कमेटी में भारत का एक भी व्यक्ति ही नहीं है, तो ऐसा नियम हमारे किस काम का। इसके बाद क्या हुआ कि अब महात्मा गांधी जी, समझ लीजिए सबर का बांध टूटना, सब्र का टूटा, पेशेंस खत्म। महात्मा गांधी जी ने बोला अब तो मैं इनका नमक कानून तोड़ूंगा। एक कानून बना दिया नमक के ऊपर, जो कि टैक्स लगा दिया, और नमक तो मैंडेटरी है, सबको चाहिए। तो महात्मा गांधी जी ने यहां पर एक काम किया। 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा की। दांडी यात्रा क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि महात्मा गांधी ने अपने साबरमती आश्रम से लेकर, दांडी एक जगह है गुजरात में, वहां तक की यात्रा की, और 12 मार्च से चलते चलते 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे, और वहां पर सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया। सिविल डिसओबीडिएंट
का शुरुआत हुई यहां पर, ठीक। और यहां पर नमक बनाकर उनके नमक का कानून तोड़ा और बता दिया कि जब तक मैं चुप हूं मैं चुप ही रहूंगा, लेकिन मैं ये भी काम करना जानता हूं। यहां पर नमक कानून तोड़ते ही लोगों में खुशी के फव्वारे फैलने लगे, सब लोग खुश थे। यहां पर ही समझ लीजिए 1930 को ही कहा जाता है कि लोगों ने रिपब्लिक डे मनाया था। उन्हें ऐसा लगा था कि अब हमारा दिन, अब हमारा जो यात्रा है वो बढ़ रही है और हम आजाद होने की ओर बढ़ रहे हैं। 1930 में ही उन्होंने रिपब्लिक डे मना लिया। 1930 में ही लोग खुशी से बहुत ज्यादा अच्छे से फैल गए। और इस नमक कानून को तोड़ने के बाद जब महात्मा गांधी पे प्रेशर आया तो महात्मा गांधी से बोला गया कि भाई अब समझौता होगा हमारा। तो महात्मा गांधी जी ने अपनी 11 डिमांड मांगी थी और वो डिमांड गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हुआ। इरविन एक अंग्रेज के वो थे, वॉयसराय, और महात्मा गांधी गांधी मतलब महात्मा गांधी, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ। फिर उसके बाद 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया महात्मा गांधी ने। 1931 में गांधी जी और इरविन, लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता होता है और महात्मा गांधी अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेते हैं। इसके बाद 1940 में घटना घटी। ये घटना समझ लीजिए बहुत बड़ी तो नहीं, लेकिन इंडिया के पर्सपेक्टिव से बहुत बड़ी थी। इस चैप्टर के पर्सपेक्टिव से इतनी बड़ी ये चीज नहीं है। 1940 में क्या हुआ, लाहौर में अधिवेशन हुआ, मीटिंग हुई मान के चलो, और वहां पर मुस्लिम लीग ने क्या किया, पाकिस्तान की मांग की उन्होंने। और पाकिस्तान की मांग की तो उन्होंने बोला ठीक है, देश आजाद होने दो, आपको भी आजाद कर देंगे, हम भी आजाद हो जाएंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डे आया 1942। ये सबसे बड़ा आंदोलन था जिसका नाम था, ये तो था 1940 का लाहौर अधिवेशन, ये है 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। यहां पर सभी जनता भारत की एकजुट हो गई, एक साथ हो गई और बोलने लगी भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, यानी कि अंग्रेजों को बोलने लगी कि अब तुम भारत छोड़ दो। और यहां पर महात्मा गांधी जी ने एक बहुत अच्छा नारा दिया, करो या मरो। उन्होंने बोला कि अब हमारी बारी यह आ गई है कि करो या मरो, या तो करो या तो मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तभी हमारा देश आजाद हो पाएगा, वरना ये तो ऐसे ही बैठे रहेंगे। प्यार से समझा रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद 1946 में एक कैबिनेट मिशन होता है, मीटिंग होती है और संविधान सभा का प्रस्ताव आता है इंडिया के पास कि ऐसा करो, ठीक है हम लोग आजाद कर तो देंगे तुम्हें, लेकिन कुछ संविधान कानून नियम तो बना लो। फिर यहां पर नियम कानून बनने लगते हैं। 2 साल के बाद, आपको पता है 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद हमारा संविधान तैयार होता है। लेकिन उसी से पहले 1947 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाता है। भारत आजाद हो जाता है। तो ये जो चीजें मैंने आज आपको बताई, ये भारत में राष्ट्रवाद का एक समरी मान के चलिए, या फिर एक नजर में चैप्टर को एक नजर में कैसे हम पढ़ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और यहीं से ही पेपर आएगा गारंटी के साथ। इससे बाहर कुछ भी पेपर में नहीं आ सकता आपके, ठीक है। उम्मीद करता हूं मैंने थोड़ा जल्दी पढ़ाया है, क्योंकि समरी करने का ज्यादा टाइम होता नहीं है। थोड़ा जल्दी पढ़ाया है, इंपॉर्टेंट डेट्स लिखी हुई है। आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। मैं 1-2-4 सेकंड के लिए हट जाता हूं, आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। तो मैंने जल्दी पढ़ाया है ताकि आप सबको एक ही वीडियो में सारी डिटेल दे सकूं। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन शायद मुझे लगता है आधे घंटे के अंदर हमने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर आप चाहते हो इनमें से मैं किसी एक पे या 2 पे या 3 पे कोई आंदोलन जिस पे मैं डिटेल में चर्चा करूं, जैसे कि रॉलेट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, काला कानून, जलियांवाला बाग बहुत इंपॉर्टेंट है, असहयोग आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्याग्रह, तीनों सत्याग्रह इसमें मिक्स होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो इनमें से मैं किसी और पे डिटेल में कुछ वीडियो बनाऊं, या आप चाहते हो 10वीं क्लास का कोई और चैप्टर पे वीडियो बनाऊं जो आपके काम आएगी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं उसके ऊपर काम करूंगा और वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो, ठीक है।
बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।